हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चलिए कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे कि मैंने बताया भाई, सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको डेली कंटिन्यूस मेहनत करनी है और इस तरह के सवाल लगाने हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बार बार हर साल इसी तरह के सवाल वो बदल कर देता है, ज्यादा क्या करता है, इनका नंबर चेंज कर देता है। तो इन सवाल को आप बहुत ही अच्छे से समझना है। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, जहां पर बेस्ट मेथड लगेगा वहां पर बेस्ट मेथड को यूज करेंगे, जहां पर पूरा डिटेल की जरूरत होगी वहां पर डिटेल को समझेंगे और बहुत ही आराम से इसको करेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताओगे साथ ही साथ, क्योंकि पिछली बार जो बच्चों को मैंने क्लास कराई है उस क्लास से आपको इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 में से कितने आपने खुद से सोल्व करे और कितने नंबर आपके आ रहे हैं। क्योंकि 20 सवाल आपके 25 नंबर के होते हैं, एक सवाल आपका 1.25 मार्क्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का 10% की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया। 3 वर्ष के बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा। यहां पर सिर्फ ब्याज पूछा है। आप जानते हो ना बच्चे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? नहीं जानते तो कॉपी पेन उठा लो। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और डिवाइड बाय 100। मूलधन क्या होता है? वो धन जिस पर हम निवेश करते हैं, जो वो धन जिस पर हमें ब्याज मिलता है। तो धन कितना है हमारा? 15,000, ये हमारा मूलधन हो गया। 15,000 इंटू दर कितनी है? 10%। प्रतिशत जो होता है वो हमेशा दर ही दिया जाता है, तो दर, और समय है हमारे पास 3 वर्ष, डिवाइड बाय 100। सोल्व करेंगे यहाँ पे 10 दशम आपका 100 और इस 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 तिया 45 और ये 2 जीरो इसके पीछे, तो इस पर 3 वर्ष का ब्याज होगा 4,500। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, इसने सिर्फ ब्याज पूछा था। अगर ये कहता 3 वर्ष के बाद उसे कितना धन मिलेगा, ब्याज नहीं कहता, क्या पूछता? कितना धन मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका मिश्र धन निकालते और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन यहाँ पर ब्याज पूछा इसलिए सिर्फ ब्याज ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं? वीडियो को लाइक और शेयर करें और ये फॉर्मूला नोट कर लें साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय। प्रश्न नंबर 2 है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या, यार मोटर क्यों चला दी? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। देखो, जब हमें कहा जाए वह सबसे छोटी संख्या या छोटी से छोटी, तो ऐसी कंडीशन में वो संख्या क्या होगी? पहले हम वो निकालेंगे जो इन सबसे विभाजित हो जाए, और इन सबसे विभाजित होगी वो संख्या होगा इनका एलसीएम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकाल देते हैं। जिसको आता है ठीक है और नहीं आता है तो यहाँ समझ लो। पहले सबसे छोटी संख्या से इनको विभाजित करेंगे, 2 पंजे 10, 15 नहीं होगा ऐसे ही लिखेंगे, और 2 दशमलव 20। उसके बाद फिर से हम इसको विभाजित करेंगे 2 से, क्योंकि 2 सबसे छोटी संख्या है जो इनको विभाजित कर रही है। 5 एकम 5, 15 ऐसे ही रहेगा, और 2 पंजे 10। उसके बाद हम इसको 3 से विभाजित करेंगे, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 पंजे 15 और 5 ऐसे ही रहेगा। फिर हम इसको 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ध्यान रहे, इधर हमें छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं छोटी से छोटी। अब इसको हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो इनका एलसीएम कितना हो गया बच्चे? 60। अगर ये हमसे कहता वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इनसे पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो आंसर हो जाता 60। लेकिन इसने कहा वह संख्या बताओ जो इनसे विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी संख्या बचती है वो संख्या बराबर हो जाती है इनका एलसीएम प्लस जो भी हमें यहाँ पर शेषफल दिया हुआ है। तो हमारी संख्या हो जाएगी, एलसीएम आया 60 और शेषफल है 5, तो वो संख्या हो जाएगी 65। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। समझ में आ गया ना बच्चों? अगर वो पूछता कि विभाजित करने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो यही उत्तर होता, लेकिन उसने पूछा कि इतना शेषफल भी बचना चाहिए, तो जितना शेषफल बचेगा उनके एलसीएम में से उसको प्लस कर देंगे। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 30 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी? देखो बच्चे, जब कोई हमारा आयताकार खेत होता है ना, इसमें 2 भुजा होती हैं, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन अगर कभी हमें क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है और एक भुजा दी हुई है और दूसरी पूछी जाए, जैसे यहाँ पर हमें लंबाई दी गई और चौड़ाई पूछा गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, चौड़ाई बराबर हो जाता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। यानी कि जो भी भुजा पूछी जाती है और जो हमें दी जाती है भुजा, तो क्षेत्रफल को उसी भुजा से डिवाइड कर देते हैं। क्षेत्रफल कितना है हमारा? 480 वर्ग मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है? 30 मीटर। 30 से इसको भाग करेंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 बचा एक, 3 छः 18, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास 16 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगला प्रश्न देखते हैं।
वह छोटी से छोटी संख्या जो नहीं सॉरी वह बड़ी संख्या कौन सी है जो 120 और 144 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। देखो ऐसी संख्या बतानी है जिससे मैं 120 को भी भाग कर सकूं और उसी संख्या से मैं 144 को भी भाग कर सकूं और वो सबसे बड़ी संख्या हो, उससे बड़ी संख्या कोई ना हो। तो अगर आपसे पूछा जाए बड़ी संख्या कौन सी है जो इनको डिवाइड करे, तो ऐसी कंडीशन में वो संख्या होती है इनके एचसीएफ के बराबर, यानी कि इनके मासा के बराबर। अब मासा कैसे निकालते हैं? मासा निकालने के दो तरीके होते हैं, तो आप भाग विधि निकाल लो या फिर आप गुणनखंड विधि निकाल लो। मैं आपको आज भाग विधि सिखाता हूं। भाग विधि में क्या करते हैं, हमारे पास दो संख्या है, एक है हमारे पास 120 और एक संख्या 144। तो आपको क्या करना होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देना है। भाग करेंगे तो 120 ही कम 120, एक बार पहाड़ा चलेगा। अब इसको माइनस करेंगे, 4 बचा और 4 में से 2 गए 2, अभी आया आपका 24। 24 से हम 120 को फिर भाग करेंगे, यानी कि जो भी आपका शेषफल बचेगा उस शेषफल से पहली वाली संख्या जिससे हमने भाग किया था उसको फिर से भाग करेंगे। भाग करेंगे तो आपको हो जाएगा 24 पंजे 120। 24 से पूरा पूरा क्या हो गया, भाग। जिस संख्या से ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा वही संख्या आपकी मासा होगी और वही आपका उत्तर भी होगा। तो मासा कितना है, 24। तो वो संख्या हमारी बड़े से बड़ी संख्या 24 है जिससे हम 120 को भी भाग कर सकते हैं, 144 को भी भाग कर सकते हैं और इससे पूरी पूरी संख्या कट जाएंगी और इससे बड़ी कोई संख्या भी नहीं होगी। क्लियर बच्चे? अगर आप इसको गुणनखंड विधि से करना चाहते हो तो गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं वो भी मैं समझा देता हूं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो 120 दिया है इसके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य है। 2 × 12 0, 2 से हम 60 को काटेंगे, 2 × 3 = 6, क्योंकि मेथड आपको सभी आने चाहिए। 2 से 30 को काटेंगे 15 और 5 से 15 को काटेंगे, 5 × 3 = 15 और 3 × 3। वैसे ही हम 144 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6 और आपका 2 × 12, 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 3। जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में क्या करना होता है, हमें कॉमन संख्या को लेना होता है। जैसे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो यहाँ से एक 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, तो इनमें से भी एक 2 ले लेंगे। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इनमें से भी एक 2 ले लेंगे। उसके बाद आगे ये 2 यहाँ पर तो है लेकिन इधर 2 नहीं है, तो ये वाली संख्या नहीं लेंगे। ये वाली 5 इधर है, इधर नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद देखो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों 3 में से भी एक 3 यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद अगली संख्या आपके 3 यहाँ पर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो जो इनमें कॉमन होता है बस उन्हीं संख्याओं में से एक एक ले लेते हैं कॉमन में से। अब उनको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, तब भी हमारा मासा 24 ही आएगा और वो संख्या हमारी 24 होगी। तो समझ में आया आपको? मुझे बताओ भाग विधि अच्छी लगी या फिर गुणनखंड विधि? अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति 500 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है, उसकी गति क्या है, स्पीड बताओ। तो आपको पता है ना बच्चे, जब हम गति निकालते हैं तो गति बराबर हमें बस 2 ही चीज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, दूरी, और दूरी के साथ में हमें चाहिए होता है समय, कि कितनी दूरी कितने समय में पार कर रहे हैं, उसी को हम गति कहते हैं। दूरी हमारी कितनी है, 500, और समय है 5 घंटे। हल करेंगे, 5 × 5 0 0, तो इसकी गति हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। तो ध्यान रखना, जब भी आपको गति कहा जाए, स्पीड कहा जाए, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन समय। ध्यान रखना। दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि हमारी जो दूरी है अगर किलोमीटर में है तो हमारा समय जो है वो किस में होना चाहिए, घंटे में। अगर हमारी दूरी मीटर में है तो समय हमारा सेकंड में होना चाहिए। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, यदि एक वर्ग का परिमाप 28 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहली बात भाई, ये वर्ग क्या होता है? वर्ग आपकी एक आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग क्या होती है आपकी, एक आकृति, ऐसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी कि अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी। और यहीं पर अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है इसकी भुजाओं के गुणनफल के बराबर, भुजा गुणा भुजा। अगर इसकी साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, परिमाप। और परिमाप क्या होता है, किसी भी फिगर का परिमाप उसके चारों बाउंड्रीज की जो बाउंड्री होती है उसकी माप को उसका परिमाप कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, पेरीमीटर, वो हो जाएगा 4 गुणा भुजा, क्योंकि भाई ए ए ए ए तो 4 ए के बराबर हो जाएगा। और ये 4 गुणा भुजा किसके बराबर है, 28 मीटर के। क्वेश्चन ने बताया कि इसका परिमाप कितना है, 28 मीटर। तो 4 गुणा भुजा बराबर मैं लिखूंगा यहाँ पर 28, तो भुजा बराबर हो जाएगा मेरा 28/4। 4 से 28 कटेगा 7 बार, तो मेरी जो भुजा है वो 7 मीटर हो जाएगी।
हमसे पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैंने बताया भाई क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, और साइड हमारे पास कितनी आई 7 आई, तो 7 इंटू 7 बराबर कितना हो गया 49 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो यहां से आपको पता चला कि अगर आपको उसका परिमाप पूछा जाए तो ये परिमाप हो जाता है 4 गुणा भुजा के बराबर। लेकिन अगर आपको परिमाप पहले से दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसकी भुजा क्या होगी, तो उस परिमाप को अगर आप 4 से भाग कर दोगे तो आपकी भुजा निकल कर आ जाएगी, क्योंकि 4 गुणा भुजा जो है परिमाप के बराबर होता है। तो जब हम परिमाप को 4 से भाग करेंगे तो हमें इसकी साइड मिल जाती है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 80 है, यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या है। सिंपल सी बात है भाई, दो संख्याओं को जोड़ा था ना तभी तो 80 आया। एक संख्या कितनी है 30 है, दूसरी बताओ क्या होगी। तो यार जो दी गई संख्या है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उनके योगफल में से जो एक संख्या दी गई है उसको माइनस कर देना। कितना है आपका 50। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। यानी कि अगर आपको दो संख्याओं का योगफल दिया गया है और एक संख्या भी साथ में दी गई है तो हमेशा योगफल में से उस संख्या को माइनस कर देना, आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न, एक टंकी की क्षमता है 200 लीटर, 50 लीटर का पानी उपयोग किया गया है, तो टंकी का कितना भाग खाली है। यहाँ फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश तथा हर। और ध्यान रखना अंश क्या होता है जो हमसे पूछा जाता है, और हर जो होता है वो पूरा भाग होता है। हर क्या होता है पूरा भाग, टोटल। तो अगर हम यहाँ पे टंकी की बात कर रही हैं, ये टंकी का कितना भाग क्या है खाली है। किसके बारे में बात हो रही है, खाली भाग के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खाली भाग को ऊपर लिखेंगे, जिसका फ्रैक्शन पूछा गया है खाली भाग हम लिखेंगे ऊपर, और नीचे लिखेंगे टंकी की टोटल क्षमता। तो खाली कितनी हुई टंकी, 50 लीटर का उपयोग हुआ। कितनी क्षमता की है 200 लीटर क्षमता की है, तो 50 लिखेंगे ऊपर और 200 लिखेंगे नीचे। अब इसको हल कर देंगे भाई, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लेकिन अगर ये सवाल में खाली की जगह पूछ लेता टंकी का कितना भाग क्या है भरा हुआ है, तो क्या करते, फिर हम यहाँ पे लिखते भरा भाग। भरा भाग को ऊपर लिखते और नीचे तो हमारा पूरा भाग ही आता, यानी कि पूरी टंकी आती। अब भरा हुआ भाग कैसे होता, खाली कितना हुआ 50 लीटर, टंकी में कितना आता है 200, तो 200 में से 50 घटाते तो भरा हुआ भाग रह जाता 150, तो उत्तर आता आपका 150/200। हल कर लेते, 0 से 0 कैंसिल, 15/20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3/4 भाग भरा हुआ आ जाता। तो ध्यान रखना बच्चे, उसने पूछा क्या है, अगर उसने पूछा कि इसका कितना भाग फ्रैक्शन कितना भाग खाली है, तो खाली वाला भाग ऊपर रखेंगे, टोटल भाग नीचे रखेंगे। पूछता भरा हुआ कितना है, तो भरा हुआ भाग ऊपर और पूरा भाग नीचे। हमेशा फ्रैक्शन निकालते हुए नीचे की तरफ पूरा ही भाग आता है। अगला प्रश्न है 0.5 को भिन्न के रूप में लिखो। देखो ये क्या आपका 0.5 है। अगर हमें इसको भिन्न में लिखना है तो हम चेक करेंगे दशमलव के बाद पीछे कितने अंक हैं। यहाँ पर 1 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा। अब हल करेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 0.5 आपका 1/2 के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। जैसे मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लीजिए इसने कहा 0.24 को लिखो फ्रैक्शन में, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो पहले लिखना है 24। अब ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 2 अंक है ना, तो 24 के बटे में 100 लिखेंगे दशमलव हटाकर। हल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 50 बार फिर से कटेगा, 2 6 12, 50 हो गया 25, तो उत्तर आएगा 6/25। यानी कि आपको कभी भी दशमलव को अगर भिन्न में बदलना है तो आपको देखना होगा दशमलव के पीछे की तरफ कितने अंक हैं, उसको इतनी बार ही हम डेसिमल से डिवाइड करेंगे। अगर 24 के बाद जैसे 2 अंक है तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर केवल एक ही अंक होता, यहाँ पे केवल अगर एक ही अंक होता तो हम 0.2 को सिर्फ 10 से भाग करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा सवाल है आपका। एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, यदि वह 2 घंटे में आधी दूरी तय करे तो गति में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो यहाँ पर दूरी है 120 किलोमीटर की और 4 घंटे में तय करता है, तो पहले उसकी हम गति निकाल लेते हैं, उसकी चाल स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन समय, दूरी बटे समय। दूरी है 120 और समय है हमारा 4। हल करेंगे, 4 पंजे 20, तो पहले जो उसकी चाल थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो कह रहा है यदि वह इसको 2 घंटे में आधी दूरी तय करता है, 2 घंटे में कितनी आधी दूरी, ध्यान रखना। तो दूसरी बार जो स्पीड हुई वो कितनी हुई, 2 घंटे में आधी, तो पूरी दूरी थी 120, 120 की आधी दूरी हो जाएगी 60, तो 60 भाग 2 करेंगे, 2 से 60 कटेगा 30 बार, तो दूसरी बार में जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब हम पढ़ेंगे अपना ऑप्शन। पहले चाल कितनी थी, कितने में 4 घंटे में तय करता था 120 की,
किलोमीटर की दूरी, 4 घंटे में 120, सॉरी 4 तिया 120, यहाँ पे 30 आएगा। यहाँ पर देखो पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब हमारे पास कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा घट के नहीं 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़कर 60 हो गई। अब यार अगर आप देखो तो 2 घंटे में आधी दूरी तय करी, और पहले 120 किलोमीटर की दूरी को कितना 4 घंटे में तय कर रहा था, तो पहले तो इसने लगाया था, इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, अब वह 2 घंटे में आधी दूरी तय करता है, यानी कि आधी दूरी कितनी होगी 60 और घंटे में करता है 30 में, तो यानी कि इसकी दूरी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पहले भी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी और अभी भी दूरी कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, यानी कि इसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 30 नहीं, 60 से घटकर 30 नहीं, 30 किलोमीटर घंटा से घटकर 60 नहीं, 60 किलोमीटर से घटकर 30 नहीं, तो यानी कि इस पर्सन में हमारा ऑप्शन सही नहीं है। कभी कभी पेपर में भी ऐसा रहता है, इसको बोनस अंक मिलते हैं आपको पूरे नंबर, तो इसकी ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा से के समान ही 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन की गड़बड़ है, कभी कभी पेपर में भी ऐसा आता है तो उसमें आपको बोनस अंक मिल जाते हैं, ध्यान रखना, पर आपको उसमें लिखना होगा कि हमारी ये गलती जो हमने ढूंढ दी इसमें। अगला प्रश्न देखिए, एक परिवार की मासिक आय 25,000 है, यदि वह हर महीने 5,000 बचाते हैं तो उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत होगा। देखो कितनी आय है 25,000, कितनी आय है इसकी 25,000 आय है, टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, और बचाता कितना है 5,000, तो बचत लिखेंगे ऊपर और गुणा कर देंगे 100 से, हल करेंगे 0 से, तीनों 0 कैंसिल, 5 5 25 और 5 से 100 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो ये उसकी आय का 20% है, 20% भाग वो बचा लेता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगर आपको पूछा जाता ना कि मासिक आय का कितना प्रतिशत वो क्या करता है बचाता है, तो खर्च पूछ रहा है, तो देखो हमारी जो बचत है वो कितनी हुई 20% हुई, सॉरी बच्चे मैंने यहाँ पे पढ़ा था खर्च कितना होता है, तो बचत कितनी हुई 20%। टोटल जो होता है हमारा, टोटल जो आय होती है वो हमारी 100% होती है भाई, 100% टोटल आय थी, 20% उसने क्या कर दिया उसमें से बचत कर ली, तो खर्च कितना किया 80%, तो वो अपनी आय का 80% खर्च करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको समझ में आए कि नहीं आए। अगली क्लास में मैं आपके इसके बचे हुए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी होने की वजह से क्या होता है बच्चे भी इस पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेस ऑफ कंसंट्रेट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ जितने क्वेश्चन आप लोग करो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ो कम समय में, और अगर आपको इसमें आंसर आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट क्लास आपको कल मिल ही जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।